हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके बिना आप टेक्निकल एनालिसिस को वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टॉपिक है ये टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस एक आर्ट है, एक साइंस है, एक स्टडी है, एक तरीका है जिससे आप चार्ट्स को रीड कर सकते हो और किसी भी स्क्रिप्ट के, किसी भी एसेट के प्राइस मूवमेंट की एक स्टडी कर सकते हो और प्रोबेबल आउटकम्स आप डिसाइड कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस मूवमेंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डिस्क्लेमर है आप सबके लिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज समझते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसकी साइकोलॉजी समझेंगे, इसकी एप्लीकेशन समझेंगे, किस तरीके से ये वर्क करती है। फिर निफ्टी 50 के या बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे चलेंगे और वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। मैं अभी आपके लिए ड्रॉ कर दूंगा, आपको यही एक्सरसाइज सेम रिपीट करनी है। किसी भी 5 चार्ट्स पे अपने फेवरेट 5 क्रिप्टोज़ या फेवरेट 5 स्टॉक्स के चार्ट्स पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना और मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी शेयर करना। फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि सही ड्रॉ किया है आपने या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है चार्ट पे जहाँ पे फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मीट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस्ट इनको देखते हैं एज अ क्रूशल एरिया टू डिटरमाइन द मार्केट साइकोलॉजी एंड सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई डिमांड मतलब बायर और सेलर हो गए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक होते हैं तो सप्लाई डिमांड फोर्सेस जिनसे ये क्रिएट हुए हैं, ये अज्यूम किया जाता है कि अब वो मूव हो गए हैं लेवल्स और एक नया लेवल निकल के आएगा सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का। जब भी कोई एक लेवल प्री एग्जिस्टिंग सपोर्ट या प्री एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो टेक्निकल एनालिस्ट्स ये अज्यूम करते हैं कि अब एक नया सपोर्ट बन के आएगा या फिर एक नई रेजिस्टेंस निकलेगी। अब सपोर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सपोर्ट इज़ द लेवल एट विच डिमांड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द स्टॉक फ्रॉम फॉलिंग एनी फर्दर। मतलब सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर स्टॉक आके रुक जाता है और उससे फर्दर फॉल नहीं हो पाता। रैशनल क्या है? रैशनल ये है कि प्राइस इतना ड्रॉप हो जाता है कि वो ऐसे सपोर्ट पे अप्रोच करता है जहाँ पर बायर्स ऑलरेडी हैं और बायर्स इंक्लाइंड हो जाते हैं इस प्राइस पे किसी भी स्टॉक को ख़रीदने के लिए, और जो सेलर्स हैं वो लेस विलिंग बन जाते हैं इस एरिया पे सेल करने के लिए। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है रेजिस्टेंस। ये डिपिक्ट करता है कि वो एरिया जहाँ पर सप्लाई स्ट्रॉन्ग इनफ है और स्टॉप करती है प्राइस को टू मूव एनी फर्दर हायर। तो रैशनल क्या है कि प्राइसेस ऐसे राइज होंगे और ऐसे एरिया को अप्रोच करेंगे जहाँ पर सेलर्स मोर इंक्लाइंड होंगे अपनी स्टॉक्स को सेल करने में और बायर्स लेस विलिंग होंगे नई स्टॉक्स ऐड करने में इस एरिया पे। साइकोलॉजी समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे हम समझेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की किस तरीके से साइकोलॉजी चलती है। फर्स्ट अज्यूम करते हैं कि एक सेट ऑफ बायर्स हैं, उन्होंने किसी स्टॉक को $50 के एरिया पे ख़रीदा है। $50 पे कुछ बायर्स हैं जो एक स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो बाय करते हैं $50 पे। अब वो मूव कर रहा है, $50 से ऊपर मूव करा और $55 के एरिया पे जाके पहुंच गया है। बायर्स खुश हैं, वो और बाय करना चाहते हैं $50 के रेट पे, बट 55 के रेट पे नहीं बाय करना चाहते। तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई $50 पे दोबारा आएगा तो हम और बाय कर लेंगे। तो इस तरीके से एक $50 के लेवल पे एक डिमांड एरिया क्रिएट हो गया। इसको हम बोल रहे हैं कि डिमांड, सपोर्ट को बोलते हैं हम डिमांड। फिर एक अनदर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अनकमिटेड थे और वो सोच रहे थे कि स्टॉक को 50 पे ले लेंगे, बट उन्होंने कभी नहीं लिया। अब वो इस स्टॉक को देख रहे हैं कि अब ये तो $55 पे पहुंच गया है और इनको रिग्रेट है काफ़ी सॉलिड कि यार $50 पे नहीं लिया और ये अब 10% ऊपर हो चुका है। तो अब ये लोग भी वेट कर रहे हैं कि अब अगर दोबारा $50 पे ये स्टॉक आएगा तो ये वहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। तो ये भी एक पोटेंशियल डिमांड एरिया बन गया है। फर्स्ट सेट ऑफ बायर्स वो थे जिन्होंने कुछ कम लिया $50 पे, वो चाहते हैं कि अब 55 से 50 आएगा तो हम और ऐड कर लेंगे। सेकंड वो हैं जिन्होंने 50 पे बाय नहीं किया था, अब 55 पे देख के ये सोच रहे हैं कि 50 पे आएगा तो हम ले लेंगे। दो डिमांड बन गई है। थर्ड ग्रुप वो है जिन्होंने $50 से नीचे ख़रीदा था। अज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने $40 पे ख़रीदा था और जब $50 पे गया था तो उन्होंने अपने शेयर को बेच दिया था कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। $40 पे लिया था, $50 पहुंच गया तो इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर इन्होंने देखा कि यार ये स्टॉक तो 55 तक चला गया है। फिर इन्होंने रीस्टैब्लिश किया
अब अपनी लॉन्ग पोजीशंस के लिए ये वेट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जिस प्राइस पे हमने बेचा था $50 पे, अब इनका सेंटिमेंट बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये सेलर की बजाय बायर बन चुके हैं। इनको रिग्रेट हो रहा है कि $50 पे बेच दिया और यार $55 पे चला गया, तो ये गलती हो गई। और इनका भी अब यही व्यू है कि अगर $50 पे आएगा तो हम फिर से ख़रीद लेंगे। अब ये समझा हमने, अब तीन तरीके के बायर्स हमारे पास आ गए। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और रेजिस्टेंस समझते हैं सेम एग्जांपल से। अब इन सारे पार्टिसिपेंट्स को ये समझो कि इन सारे पार्टिसिपेंट्स के पास एक स्टॉक है, $50 पे ही ख़रीद रखा है इन्होंने, और हम भी एक ऐसे ही पार्टिसिपेंट हैं, हमने भी $50 पे ख़रीद रखा है और $55 पे हमने बेचा नहीं। तो अब दोबारा स्टॉक आ गया है गिर के $50, तो हमारे पास है, बट हमें ये लग रहा है कि यार 55 गया था, अच्छा भला प्रॉफिट आ रहा था 10% का, बुक नहीं किया। अब हमारा व्यू क्या बनेगा कि जैसे ही 55 पे जाएगा हम जितना बेच पाएंगे हम उतना बेच देंगे। और ऐसे ही करेंगे सारे ओनर्स, जितने भी बंदों के पास वो स्टॉक है जिन्होंने 55 पे नहीं बेचा, अब वो सोचेंगे कि जैसे ही दोबारा 55 जाएगा मैं निकाल दूंगा अपनी स्टॉक। तो इससे क्या मतलब, इससे ये पता लग रहा है कि 55 पे आते ही बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं जो 55 आते ही स्टॉक को सेल कर देंगे। तो ये 3 ग्रुप ऑफ पीपल ये यहाँ पर बना रहे हैं एक सप्लाई एरिया, जिसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है $55 के लेवल पे। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। अगर आपने पहले ट्रेड किया है तो आपने भी काफ़ी देखा होगा कि जहाँ से आप ख़रीदते हो वहीं से गिर जाता है, या फिर जहाँ पे आप बेचते हो वहीं से बढ़ जाता है। तो वो ये सप्लाई डिमांड का ही गेम है। इसमें आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, सेम इमोशंस होते हैं, सेम प्रोसेसेस के थ्रू सबको निकलना पड़ता है। बट ये एक साइकोलॉजी इसकी अगर आप समझ जाओगे, टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत अच्छा टूल है अगर आपको अपना स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है या फिर अपनी वेल्थ को ओवर टाइम कंपाउंड करना है, तो ये बेसिक्स आपको थोड़े पता होने चाहिए। अब बिहेवियर समझते हैं और रोल रिवर्सल समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का रोल रिवर्सल कब होता है और कैसे होता है। ये की कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है तो उनके रोल रिवर्स हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? अगर प्राइस किसी सपोर्ट लेवल के नीचे गया है तो ये सपोर्ट लेवल अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, और अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस के ऊपर गया है तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा। तो इसको अभी हम पिक्चर से समझते हैं, इसको ट्रेड कैसे करना है। जैसे ये प्राइस मूवमेंट थी, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था इसके लिए, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा था। अब जैसे ही इस लेवल से ब्रेकआउट मिला, यही रेजिस्टेंस एरिया इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेम आप देखोगे रिवर्स करके इसको, तो जो एरिया पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ये प्राइस ड्राइव किया, सपोर्ट पे आया, यहाँ से फिर से एक इसने अपसाइड का मोमेंटम लिया। सेकंड टाइम जब ये नीचे आया तो इसने सपोर्ट को ब्रेक किया और अब यही सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। अब प्राइस मूवमेंट और कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है, टेक्निकल एनालिसिस एक अप्रोच है जो अटेम्प्ट करती है डिटरमाइन करने में फ्यूचर प्राइसेस ऑफ अ सिक्योरिटी या फिर किसी भी मार्केट में किसी भी एसेट का। कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को मिक्स करके यूज़ करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से वो ये डिटरमाइन करते हैं कि उन्हें क्या ख़रीदना है, और टेक्निकल एनालिसिस से वो ये डिटरमाइन करते हैं कि उन्हें कब ख़रीदना है। क्या ख़रीदना है ये पता लगेगा फंडामेंटल से, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट से, उसके P&L स्टेटमेंट से। उससे हम ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई ये कंपनी बायेबल भी है या नहीं है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। कब बाय करनी है वो आपको बताएगा टेक्निकल एनालिसिस। अब डोंट फॉरगेट कि टेक्निकल एनालिसिस कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट इज़ सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। हर टेक्निकल एनालिसिस्ट का अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, अपने कुछ ट्रेडिंग रूल्स होते हैं। आप भी ट्रेड करोगे तो आपका भी एक लेवल पे जाके खुद का सेटअप निकल के आएगा। और अगर आप कंटिन्यू करते हो अपनी स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस के, तो काफ़ी लोगों से आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि टेक्निकल एनालिसिस इज़ मोर ऑफ एन आर्ट देन अ साइंस। मतलब ये एक आर्ट की तरह चलता है, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। जैसे आप काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि आर्ट ऑफ ट्रेडिंग एक काफ़ी फेमस चैनल है, हुआ करता था या अभी भी है, तो मैंने भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। और किसी भी डिसिप्लिन में ऐसा ही होता है कि आपको थोड़ा हार्डवर्क देना पड़ेगा, डेडिकेशन देनी पड़ेगी उसको अडेप्ट करने के लिए। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमने थ्योरी पढ़ ली, अब इसका हम एक चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है।
पहले हम मंथली पे ड्रॉ करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, फिर वीकली पे करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि डेली पे ड्रॉ करें। सेम प्रोसेस आपको भी करनी है। कोई भी अपनी पसंद के 4-5 स्टॉक्स या फिर 4-5 क्रिप्टोज निकालना और इसी तरीके से उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना। एक बेसिक जो तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने का, यहाँ से जाके हम अपना हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टचेस जहाँ होंगे उसी एरिया को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया ये बन के आया, फिर एक ये रेजिस्टेंस लेवल, फिर एक ये। हमने सिंपली उन एरियाज़ को कनेक्ट करना है जहाँ पर हमने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टचेस देखे हैं। आप विक टू विक भी कर सकते हो, विक टू विक भी कर सकते हो और बॉडी टू बॉडी भी कर सकते हो। ये अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। एक कैंडल डिपिक्ट कर रही है एक मंथ का प्राइस मूवमेंट निफ्टी 50 का। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक ही एरिया है जहाँ से ज़्यादातर प्राइस मूव कर रहा है। अब ये हमने मंथली पे मार्क कर लिया इसको, अब हम वीकली पे जाते हैं। वीकली पे इसको पीछे से स्टडी करते हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्च 92 से लेके और अगस्त 99 तक एक रेंज में मूव किया निफ्टी 50। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, जब भी यहाँ पर हिट करता था एक डाउन ट्रेंड आता था। फिर जब इस लेवल को ब्रेक किया तो आगे आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम किया। ये देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। सर्कल कर देता हूँ, रेजिस्टेंस 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 एंड अ सपोर्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया जो था वो एक सपोर्ट में टर्न हो गया। फिर नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर ये फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, फिर यहीं पे इसी रीजन के अराउंड एक सपोर्ट लिया। सॉरी, इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम, ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ। तो जब तक ये प्रीवियस एक रेजिस्टेंस एरिया था जो, फिर यहीं पर आकर सपोर्ट बनाया एग्जैक्ट सेम लेवल पे। प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट में टर्न हुई। फिर आप नेक्स्ट देखोगे अगर, फिर ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। ये 2 बार यहाँ से सेलिंग आई है। अब यहाँ पर आप देखना, एक बार ही रेजिस्टेंस लिया, 2 बार ही रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे के निकला। और फिर से इसी लेवल से, इसी जोन से, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा ये, एक जोन ऑफ इंटरेस्ट आपको पता लग जाएगा कि भाई प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया पे आ गया है, तो यहाँ से मैं एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट आप देखोगे इधर ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर यहीं से सपोर्ट लेके जो एक नया लेग ऑफ अप ट्रेंड इसने बनाया वो यहीं इसी एरिया से बनाया। ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, पहले इसके नीचे कंसोलिडेट कर रहा था प्राइस, फिर एक नया मोमेंटम आने के बाद यहीं से सपोर्ट लिया है। ये हमारा कोविड वाले टाइम का है। फिर ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से ब्रेकआउट देके ये ऊपर निकला है
और मतलब अब आप देख रहे होगे कि जो रेजिस्टेंस एरिया है वही आगे चल के फिर सपोर्ट एरिया बनता है। तो इसी तरीके से हर चार्ट पे ये काम करता है। फिर यहीं पे सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहीं पे फिर दोबारा विजिट नहीं किया है अभी फ़िलहाल। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसे काम करती हैं ये चीज़ें। डेली टाइम फ्रेम पे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं अब। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि सेम एरिया से 2 बार बाइंग आई है और 2 बार सेलिंग आई है। यहाँ से आपको दोनों बार सेलिंग देखने को मिली और यहाँ पर जब भी प्राइस आया तो दोनों बार एक अप ट्रेंड देखने को मिला। थर्ड टाइम भी इसने ट्राई किया बट प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, तो एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला। इसी तरीके से आप किसी भी एसेट पे अभी अगर आप करंटली देखोगे आपका बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से चलता है। अब जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना निफ्टी पे ड्रॉ किया, इसी तरीके से आपने ड्रॉ करना है किसी भी 2, 4, 5 स्टॉक्स पे, अपने फेवरेट स्टॉक्स पे या फिर अपने फेवरेट क्रिप्टोज़ पे। इसी तरीके से आपको जोन ऑफ इंटरेस्ट पता लगेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको सप्लाई डिमांड का एरिया पता लगेगा। एक स्टॉक पे देख लेते हैं, रिलायंस पे देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, इसमें हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे और ये हमने मेरे ख्याल पहले कभी ड्रॉ कर भी रखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1995 से है रिलायंस का चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे है हम। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से रिलायंस बार बार घूम जाता था। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, फिर इसी लेवल पे इसने एक सपोर्ट बना के एक अप ट्रेंड की मूवमेंट ली। फिर इसका एक ये रेजिस्टेंस लेवल निकल के आया था, यहाँ भी हम एक ड्रॉ कर सकते हैं इस जोन पे। यहाँ से रेजिस्टेंस ली, एक बार ये रेजिस्टेंस ली, एक बार कुछ 4-5 हफ्तों के लिए यहीं रेजिस्ट किया, फिर यहीं से सपोर्ट बना के निकला और 95 के लेवल से फिर रिलायंस निकला और 147 के एरिया पे इसने एक न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करी। प्रीवियस रिजेक्शन सपोर्ट, इसी तरीके से चलता है ये। इससे आपको जोन ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाएगा। फिर आप देखोगे अगर ये भी एक एरिया था जहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया और फिर एक मूवमेंट देने के बाद नेक्स्ट जब एक बड़ा फॉल आया तो यहीं पे इसने एक सपोर्ट फाइंड आउट किया जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था। फिर काफ़ी टाइम तक एक रेंज में चला, मतलब 2008 से लेके और आपका 2017 तक इसी जोन में रहा। अगर इसमें आप देखोगे तो ये एरिया ऐसा था रिलायंस के लिए जहाँ पे बिल्कुल साइडवेज था कि नीचे आने के बाद एक बाउंस देखने को मिलता था और ऊपर से सेलिंग आ जाती थी। फिर ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहीं से ब्रेकआउट मिला 739 के एरिया से। और आप अब आगे देखोगे अगर फर्स्ट रिजेक्शन, देन थोड़ा कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट, उसके बाद जब नेक्स्ट फॉल आया तो इसी एरिया तक आया और इससे ऊपर से ही घूम गया, क्योंकि यहाँ पर पुराने बायर्स बैठे थे और जिन लोगों का ये रनअप पूरा मिस हो गया था उन लोगों ने फटाफट से यहाँ पे ख़रीदा। और यहाँ पे इतना सॉलिड बाइंग प्रेशर था कि रिलायंस ने अब रीविज़िट नहीं किया है अपने सपोर्ट एरियाज़ को काफ़ी टाइम से और यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है एक डीप करेक्शन, एक पुल बैक लेके 2150 तक के लेवल्स तक करेक्ट करके और फिर आपको एक अप ट्रेंड मिले। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए भी, रिलायंस निफ्टी के लिए आप रिलायंस देखो, जब तक रिलायंस में दम नहीं आएगा तब तक निफ्टी में भी दम नहीं आएगा।
इसी तरीके से चलता है। अभी अगर आप देखोगे रिलायंस के चार्ट पे जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया दिखेगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये रेजिस्टेंस हिट की थी डेली टाइम फ्रेम पे, फिर यहाँ से एक रिवर्सल मिला, अब इसी एरिया के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो अब अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर इसको ये रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट करेगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप खुद से चीज़ों को एनालाइज कर पाओ, खुद से चीज़ों को देख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4 या 5 स्टॉक्स पे आपको ये खुद से ड्रॉ करनी है और मेरे को शेयर करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।